तो बी वर्ब के बारे में देखते हैं। बी वर्ब की कितनी बार बोल चुका हूं कि बी वर्ब जो होता है बी वर्ब वो अपने बाद या तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज करते हैं हम, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसी भी तरीके का हो, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, या इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। बकाया बी वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेता है। दो ही यूज होते हैं, बकाया और कोई तीसरा यूज नहीं होता है बी वर्ब के साथ। बी वर्ब की जब भी आप देखते हैं तो दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहली चीज ये आनी चाहिए कि क्या प्रोग्रेसिव तो नहीं है, और अगर वो प्रोग्रेसिव नहीं है तब फिर वो अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेगा। और कॉम्प्लीमेंट लेगा तो हमें तीन ऑप्शन आते हैं कॉम्प्लीमेंट के, या तो वो एडजेक्टिव या नाउन हो सकता है। यही सारी चीजें हैं जो आपको ऑप्शन से क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर आपकी ये सारी चीजें, तो पूरे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप सिंपल सी एरर सपोज करो यहाँ आती है तो आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर बी वर्ब यूज हो रहा है, तो बी वर्ब के बाद क्या कंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है, एरर यहीं पे है। कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या कंडीशन है, यहाँ पर दो कंडीशन है सिंपल सी, या तो कॉन्टिन्यूअस आ सकता है या कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट में आपका एडजेक्टिव या नाउन हो सकता है, या फिर आपके वर्ब की फॉर्म हो सकती है। वर्ब की बी वन प्लस आईएनजी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपका B3 हो सकता है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है, ठीक है। वही है B3 या वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इनमें ये डिफरेंस ये है कि ये आपका एक्टिव मीनिंग कन्वे करता है या आपका पैसिव मीनिंग कन्वे करता है। गलतियां यहां से भी होती हैं, जब हम डिटेल में चले जाते हैं तो गलतियां यहां से भी हो जाती हैं कई बार, कि अगर वहां पे पैसिव मीनिंग चाहिए होती है, अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे आगे कि वहां पे अगर हमें पैसिव मीनिंग चाहिए और वहां पे एक्टिव मीनिंग अगर आपने दे दिया है तो वहां पे भी गलती हो जाती है, ठीक है। तो वापस आते हैं, गलती हमें समझ में आ चुकी है कि एरर कहां पर है। एरर हमारे यहां पर है, व्हाट विल बी हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है। तो इसी पार्ट में आपकी गलती है। बी के बाद या तो आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, या फिर बी आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, और अगर बी लगाना है तब फिर यहां पर हमें आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। बी के साथ दो कंडीशन है, या फिर तो आप वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, और या फिर आप वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। दो कंडीशन है। तो जो आपकी एरर है वो इस पार्ट में। आई होप कि आपको ये एरर समझ में आ गई होगी। चीजें बड़ी सिस्टमेटिक हैं, बड़ी लॉजिकल हैं। अगर आप चीजें बड़ी लॉजिक्स के साथ आपने पढ़ रखी हैं तो आई होप कि मुझे नहीं लगता आपको गलतियां कहीं आपसे होने के चांसेस हो सकते हैं। बड़ी आसानी से आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बकाया जब चीज़ें हम ट्रेडिशनल मेथड से या फिर वो रही है के कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, चुका है चुकी है के कॉन्सेप्ट से, तो मुझे लगता है कि गलतियां यहाँ से शुरू होती हैं। क्योंकि ये आपका एकेडमिक नहीं है कि वहाँ पे आपको हिंदी या इंग्लिश का ट्रांसलेशन आपसे पूछा जा रहा है या आपको सेंटेंसेस वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको गिवन सेंटेंस होगा जहाँ पे आपको एरर फाइंड करनी होगी, और वही आपको कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होंगे तो आपको फाइंड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन था, अ डॉग, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो गिवन था, अ डॉग व्हाट ही केप्ट इन द गार्डन। देखो एक सेंटेंस है, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं समझने में और समझाने में। वो डिपेंड करता है टीचर और स्टूडेंट के कॉम्बिनेशन पे कि बच्चा कितने डेप्थ तक चीजों को समझना चाहता है या टीचर कितने डेप्थ तक चीजों को बताना चाहता है। क्योंकि अगर आप जितने डेप्थ से एक बार लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, मुझे लगता है कि 5 से 6 महीने सफिशियंट होते हैं लैंग्वेज को समझने के लिए। मुझे लगता है उसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम आती है किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन 5 से 6 महीने में अगर टीचर बच्चे को सिस्टमेटिक पढ़ा दे सही तरीके से लॉजिक के साथ, तो बच्चा इतने काबिल हो जाता है। देखो बच्चों का होता क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में बच्चे छोटे होते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उन्हें चलाना शुरू करते हैं, बच्चा दौड़ खुद लगाता है। ठीक है, बट टीचर मार्केट में क्या करते हैं कि बच्चों को चलाते नहीं है, वो चलाना नहीं सिखाते, वो उन्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताते हैं कि बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ते। ना उन्हें पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताएंगे, ना उन्हें दौड़ने लायक रहने देंगे, ना उन्हें चलाना सिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि टीचर का काम होना चाहिए बच्चों को वर्ड टू वर्ड चीजों को समझने का कॉन्सेप्ट सिखाना, कि इनकेस अगर टीचर उनके साथ ना भी हो और इन फ्यूचर कभी वो सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं पे भी हो, तो बुक्स की हेल्प से लैंग्वेज को समझ पाए। सब्जेक्ट लैंग्वेज से समझा जा सकता है बुक की हेल्प से सब्जेक्ट, बट लैंग्वेज को समझना इतना आसान होता
तो हर एक बच्चा लैंग्वेज को बुक से समझ लेता, बट बुक में बातें लिखी होती हैं, वहाँ एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं होता है। और लैंग्वेज में सारी चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल होती हैं, जहाँ हमें कंडीशन समझनी होती है कि कब किस कॉन्सेप्ट को कहाँ पे यूज़ करना है, और हर एक कॉन्सेप्ट लॉजिक के साथ वहाँ लिखा होता है। वो बात अगर बच्चे को एक बार समझाने वाला सही टीचर मिल जाए तो इन फ्यूचर वो कभी टीचर ना भी उसके पास हो, बुक से बातों को समझ लेगा। ठीक है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये था कि अ डॉग व्हाट ही केप्ट इन द गार्डन। ठीक है, आंसर करने की कोशिश करो, 2 मिनट के लिए अपना टाइम लो, समझने की कोशिश करो कि ये क्या लिखा है, क्या एरर है और क्यों एरर है। चलो हिंट करते हैं, नाउन क्लॉज का एक क्वेश्चन है एक्चुअल में, और एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है मैंने बनाया है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, वो भी हम एग्जाम में पूछा, ये भी देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर व्हाट देखा है, व्हाट देखने की 2 कंडीशन है। देखो मैं हर एक चीज बता देता हूँ। बेसिक बी वर्ब की देखने की कंडीशन है, बी वर्ब के बाद अपने कॉम्प्लीमेंट देखना है या कंटिन्यूअस है। ठीक है, वहां से मैक्सिमम एरर बनती है। बकाया अगर क्लॉज से कहीं से एरर पूछी जाती है तो व्हाट से। अगर देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये जो व्हाट है क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क गिवन नहीं है। अगर ये क्वेश्चन सेंटेंस होता, जब भी कभी WH फैमिली के वर्ड यूज किए जाते हैं तो वो 2 तरीके से यूज किए जाते हैं, या तो वो नाउन क्लॉज बनाते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज, हालांकि क्लॉज बनाते हैं, या फिर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंटेरोगेटिव फॉर्म नहीं कर सकता है। बकाया इंटेरोगेटिव फॉर्म की मैंने पिछली क्लासेस में कई बार डिस्कस किया है कि जब हम इंटेरोगेटिव फॉर्म का यूज करते हैं वो डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है। जब आप किसी से डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्वेश्चन वर्ब के साथ डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जब कभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो WH वर्ड के साथ हमें नाउन क्लॉज के साथ क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिखूं, डू यू नो who I am। ठीक है, who I am, और यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछा, देखो ये आपका ये भी क्वेश्चन है इंटेरोगेशन के लिए, जो हमें क्वेश्चंस यूज किए जाते हैं वो ये भी इंटेरोगेशन के लिए यूज हो रहा है। और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं who I am, ठीक है, और यहां पर भी क्वेश्चन मार्क है। ये 2 सेंटेंस आपको गिवन है, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। इनमें डिफरेंस ये है कि ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इंटेरोगेशन है, और ये आपका इनडायरेक्ट इंटेरोगेशन है। आप वहां पे किसी से डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि हु आई एम, डू यू नो हु आई एम, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क आया है वो इस हु की वजह से आया है। और यहाँ पर जो हमने लिखा है इन्वर्जन बनाना होता है। जब भी कभी डायरेक्टली हम इंटेरोगेशन करते हैं, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव पूछते हैं, तो वहां पर हमें इन्वर्जन करना होता है। और इन्वर्जन क्या होता है कि WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं वो होते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट होता है और बकाया रिमेनिंग पार्ट होती हैं। बट जब आपका इंटेरोगेशन में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इनका जो सेंटेंस का अरेंजमेंट होता है या फॉर्मेशन जो होता है वो असर्टिव फॉर्म की तरीके से होता है। सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है आपका, वर्ब होती है और फिर उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है वो इस WH फैमिली के वर्ड की वजह से नहीं हो रहा है, हु की वजह से। इसमें हु की वजह से ये क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है। ये बातें आपको समझनी चाहिए, और ये बातें तभी आप समझ पाएंगे जब आपके दिमाग को अपना खोल लेंगे थोड़ा सा, कि लैंग्वेज एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। भले ही वो आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, बट इन रियलिटी वो सब्जेक्ट नहीं है, वहां पे लॉजिक है। तो ये क्वेश्चन मार्क इस हु की वजह से आया है और ये क्वेश्चन मार्क इस डू यू नो की वजह से आया है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं, डू यू नो। अच्छा, नो वर्ब अगर आपको पता है ट्रांसिटिव वर्ब होती है, और ट्रांसिटिव वर्ब जो होती है नो, ट्रांसिटिव वर्ब जितनी भी होती हैं वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये चीजें ज्यादा डिटेल में हो रही हैं, बट
ये डिटेल में शायद उन्हीं बच्चों को लगेंगी जिन्हें कॉन्सेप्ट या थोड़ी सी भी चीज़ें प्रैक्टिकल समझने की आदत नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिकल समझने की आदत है तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आ रही होंगी। तो डू यू नो जो वर्ब होती है वो आपकी होती है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब जो होती हैं वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, और ऑब्जेक्ट जो वर्ब लेते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो होता है आपका नाउन। अब जहां पर हम नाउन यूज कर सकते हैं वहां पर हर वो चीज यूज कर सकते हैं जो नाउन के तरीके से फंक्शन करता हो, और WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं वो आपके बनाते हैं नाउन क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज। तो यहां पर अगर नाउन यूज कर सकते हैं तो वहां पर नाउन क्लॉज भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि नाउन और नाउन क्लॉज दोनों ही सेम हैं। ठीक है, तो यहां पर ये नो वर्ब के लिए ट्रांसिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट चाहिए था। ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन का काम करता है, नाउन या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, और सेम नाउन क्लॉज का काम होता है जो ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज किया जा सकता है। इसलिए यहां पर जो हमें यूज हुआ है वो आपका नाउन क्लॉज यूज हुआ, और ये क्वेश्चन मार्क इसकी वजह से आया है, ना कि इसकी वजह से। आई होप कि आपको ये डायरेक्ट इंटेरोगेशन और इनडायरेक्ट इंटेरोगेशन दोनों समझ में आ गए होंगे। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में कि उसमें एरर कहां पे थी। अ डॉग व्हाट ही केप्ट इन द गार्डन। इस क्वेश्चन में हालांकि कोई एरर नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। बेसिकली इस क्वेश्चन में कोई गलती थी नहीं, सिंपल है। ठीक है, इसका देखो वो देखते हैं फॉर्मेशन कि हम इस क्वेश्चन को कितने और तरीके से लिखा जा सकता है, कि ये बेसिक अगर क्वेश्चन रहा होगा तो किस तरीके से रहा होगा। ही केप्ट अ डॉग इन द गार्डन, इन द गार्डन। तो एक क्वेश्चन को लिखे जाने के कई तरीके होते हैं, और वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो एक्चुअल में ये जो सेंटेंस है ये क्लैप्ड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं, इस तरीके से ये आपका क्लैप्ड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। क्लैप्ड सेंटेंस में क्या होता है, क्लैप सेंटेंस में क्या होता है, हमें उस बात को स्ट्रेस करना होता है जो बात इंपॉर्टेंट हो रही होती है। जैसे कि जब हम नॉर्मल बात करते हैं किसी से, तो नॉर्मल में होता क्या है कि हम लोग बेसिकली अपने एनोटेशन से या अपने एक्सप्रेशन से ये बात सामने वाले तक पहुंचा देते हैं कि हमें क्या इम्पोर्टेंट है या किस बात को स्ट्रेस डालना होता है, वो आपका स्पीकिंग का पोर्शन हो जाता है। बट राइटिंग में ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से अपनी बात को ये दूसरे तक पहुंचा पाए राइटिंग में। जैसे कि नॉवेल्स हो गया या आपका न्यूज़पेपर्स वगैरह में राइटिंग होती है, किस बात को आप कैसे बता पाए कि वो जो बात बोली जा रही है वो किस नजरिए से बोली जा रही है, वो स्ट्रेस नॉर्मल बात है या फिर वो बहुत बहुत पॉजिटिव या उस पर बहुत स्ट्रेस या इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, उस बात को बताने के लिए हमें स्ट्रक्चर्स का यूज करना होता है, और उसी का एक टाइप होता है क्लैप्ड सेंटेंस। क्लैप्ड सेंटेंस में WH फैमिली के वर्डों का यूज करके, वर्ड्स का यूज करके हमें उस बात को स्ट्रेस करके बताना होता है क्या इंपॉर्टेंट है क्लैप्ड सेंटेंस में। ठीक है, बेसिकली ये सेंटेंस इस तरीके से रहा होगा, ही केप्ट द डॉग इन द गार्डन। इसको हम फॉर्मेट करके इस तरीके से लिख सकते हैं, अ डॉग। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है डॉग है, अ डॉग व्हाट, इस बात को कि वो डॉग कौन है, क्या है, अगर इस बात को ना भी लिखा जाए इन द गार्डन तो आपको क्लियर हो जाए यहां से, अ डॉग व्हाट ही केप्ट। ये इस डॉग के लिए ये बात बोली गई है। जैसे कि हम स्पीकिंग में बोलते हैं कि उसने कुत्ता पकड़ा, और वो कुत्ता पकड़ा जो उसने गार्डन में बंद कर दिया। ठीक है, तो वर्डों का कॉम्बिनेशन क्या है वर्ड्स का, कि आप यहां से वहां करके एक्चुअल में अपनी बात को चेंज कर सकते हैं, बात का इंटरेस्ट चेंज कर सकते हैं, अपने सेंटेंस की फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपने वर्ड। नेचुरली जब आप स्पीकिंग बोलते हैं तो आपके हाथ काम करते हैं, आपका गेस्चर काम करता है, आपकी आंखें काम करती हैं, सामने वाला समझ जाता है। कई बार तो बगैर बोले ही बहुत सारी बातें एक दूसरे से हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आंखों ही आंखों में बहुत कुछ हो जाता है, तो वो हर कोई नहीं समझ पाता है
राइटिंग में हमें वर्ड का यूज करना होता है, एक स्ट्रक्चर का यूज करना होता है, तो उनके लिए हमें क्लैप सेंटेंस का यूज करना होता है जब हमें बात को स्ट्रेस डालनी होती है। नॉर्मल सेंटेंस तरीके से रहा होगा, ये बात आपको समझ में आ गई। क्लैप सेंटेंस का हम लोगों ने एक एग्जाम्पल यहाँ समझ ली, बात भी समझ ली। क्लैप सेंटेंस, हालांकि मुझे नहीं लगता कि किसी कॉम्पिटिटिव ग्रामर की बुक में ये वर्ड का कहीं यूज हुआ हो कि क्लैप सेंटेंस क्या है, बट मैं आपको ये बता दूं क्लैप सेंटेंस यूज ही इसलिए किए जाते हैं नाउन क्लॉज के साथ कि अपनी बात को स्ट्रेस डालने के लिए, आपको बात को इंपॉर्टेंस शो करने के लिए कि कौन सा जो पॉइंट है वो आपको इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन जो था सेकंड थर्ड क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पर नोट किया था वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं ऊपर। वन ऑफ द मोस्ट surprising idea suggested one of the most surprising ideas suggested as a way to encourage more people to take public transportation were to increase the price of gas। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपना टाइम लो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। जितने भी लंबे सेंटेंसेस होते हैं वो थोड़े से समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि लंबे सेंटेंसेस को हमें समझने की उतनी आदत होती नहीं है, क्लासेस में हम उतने ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, बड़े सिंपल से एग्जाम्पल पढ़ के और चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं। और जब अरेंजमेंट करना होता है वर्ड्स का कि वो कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, वहाँ पर मैक्सिमम गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम लो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि आंसर गलती कहाँ होगी। ठीक है, फिलहाल मैं टाइम दूंगा नहीं आपको, आप वीडियो पॉज करके जो है आंसर अपना समझ लेंगे। यहाँ पर जो वन का यूज हो रहा है, बुक्स में आपने देखा होगा, टीचर्स आपको बता देते हैं कि वन ऑफ का यूज होता है। वन ऑफ अपने बाद सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर या प्लूरल नाउन लेता है वन ऑफ। ठीक है, प्लूरल नाउन लेता है और इसके बाद जो वर्ब का यूज होता है वो आपके इस वन की वजह से होता है और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, ये बातें आपको बता दी जाती हैं, रटवा दी जाती हैं, बट इसका सच में लॉजिक ये होता है कि वन ऑफ के बाद अगर मुझे किसी ऐसे नाउन का आइडेंटिफिकेशन देना हो जो काउंटेबल ना हो और वो इंपॉर्टेंट हो, तब वहां पर हम ये तो यूज नहीं कर सकते ना कि वहां पर प्लूरल ही हो, यहाँ पर आइडियाज होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल फिक्स नहीं कर लेना है कि वन ऑफ के बाद आपका क्या यूज हो रहा है, या आपको प्लूरल प्रोनाउन यूज करनी है या नाउन यूज करने, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी बात बताना चाह रहे हैं और वो काउंटेबल है या नहीं है। कभी कभी अनकाउंटेबल बातों को भी हम वन ऑफ से शो कर देते हैं। ठीक है, एक्चुअली में वन ऑफ के बाद जो ऑफ होता है, जब भी कभी प्रीपोजिशंस के साथ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज होता है, वर्ड या वर्ड्स का यूज होता है और वो एक कंप्लीट फ्रेज बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये बात आपको समझनी है। प्रीपोजिशनल और प्रीपोजिशनल फ्रेज कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। प्रीपोजिशनल फ्रेज किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सेंटेंस का ना तो सब्जेक्ट बन सकते हैं ना ही ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं तो फिर वो वर्ब कोई इंपैक्ट भी नहीं डाल सकते हैं। दे आर जस्ट एन
एक्स्ट्रा, दे गिव्स जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वो जस्ट एक एडजेक्टिव की तरीके से काम करते हैं, आप बातों को इस तरीके से समझ सकते हैं, वो एडजेक्टिव के तरीके से काम करते हैं। जैसे कि पिछले सेंटेंस में हमने देखा था इन द गार्डन, इन द गार्डन प्रपोजिशन है इन, उसके बाद गार्डन यूज हो रहा है, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इन द गार्डन ना भी लगाएं तो भी वो सेंटेंस आपका कंप्लीट माना जाएगा। इन द गार्डन जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि उसने कुत्ते को बंद किया, कहाँ किया, इन द गार्डन। अब गार्डन का भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या फिर गार्डन के बारे में बता सकते हैं, नियर माई हाउस, बिहाइंड माई हाउस, दे, और ये सारे प्रपोजिशनल फ्रेज हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या गलती है, वन ऑफ के बाद जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड है वो आपके प्रपोजिशनल फ्रेज फॉर्म करेंगे। द मोस्ट सरप्राइजिंग आइडिया सजेस्टेड, यहां पर देखो ये सरप्राइजिंग यहां पर गिवन है, ये आपका सॉरी, ये सरप्राइजिंग जो आपका यहां पर गिवन है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। गलती एग्जाम में एरर यहां से भी पूछी जाती है, अगर मैं यहां पे सरप्राइजिंग की जगह सरप्राइज्ड कर दूं तब भी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो एक्टिव मीनिंग चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग, वो आइडिया जो है अभी भी एक्टिव है, तो यहाँ पर ये सही है सजेस्टेड। अभी देखो आप यहाँ पे दोनों वर्ड को थोड़ा सा क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे, या फिर करने की कोशिश करिए कि आइडियाज के बाद कभी भी एक वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बाद दो दो एडजेक्टिव कैसे यूज हो सकते हैं। यहाँ पर ये सजेस्टेड है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप जहां पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, या किसी भी बुक को अगर फॉलो करते हैं तो आप इस बात का फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि एक वर्ड के साथ दो एडजेक्टिव कैसे काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये एडजेक्टिव है क्या है ये पता करेंगे आप, दोनों चीजें हैं क्या, ठीक है। ये सरप्राइजिंग किस तरीके से यूज हो रहा है और सजेस्ट, देखो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल से यूज हो रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल से यूज हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग डायरेक्ट आते हैं, बातें मुझे लगता है समझने के लिए बहुत ज्यादा होंगी। एरर फाइंड करते हैं कि यहाँ पे एरर कहाँ पर है, तो वन ऑफ यहाँ पर जो यूज हो रहा है ये वन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको सीधा डायरेक्ट आना है कि इसकी वर्ब कहाँ होगी, ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ब है आपकी वो आ रहा है, वे टू करेज मोर पीपल टू टेक प्रोड्यूस, यहाँ पे देखो वर्ब है, ये वर्ब आपको देखना है। तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो एरर आपको समझ में आ गया होगा। एरर जो है बर में है, बर में इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर प्लूरल वर्ब गिवन है और इसके लिए हमारा सब्जेक्ट जो होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए, और सब्जेक्ट जो हमारे पास गिवन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा अपने बाद भी वर्ब लेगा और सिंगुलर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की जगह वाज होना चाहिए, वर्ब की जगह क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। बकाया बीच में ये सारी चीजें जो हैं, the most surprising idea suggested as a way to encourage more people to take public transportation, ये पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज है। हालांकि इस प्रपोजिशनल फ्रेज में भी बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए अंदर, बट वो सारी चीज़ों में गलतियां नहीं है तो समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें आज वैसे भी डेप्थ में हो गई हैं, तो इतनी ही चीज़ें आज के लिए स्टॉप करते हैं। बकाया जो भी और सारे कई क्वेश्चंस हैं, अच्छा ये चीज़ आपको पता करनी है और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आइडियाज़ जो है, आइडियाज के पहले जो है वो सरप्राइजिंग ऐड है, इसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे कि ये क्या है। सरप्राइजिंग हो गया और ये आपका सजेस्टेड हो गया, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे, अगर आपके पास इस तरीके के कोई और एग्जाम्पल्स होंगे तो आप वो एग्जाम्पल भी कमेंट करके यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। ये बातें आपको समझनी है। बकाया अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रह गए हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। बकाया इसके बारे में हम लोग सिलेबस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या कंप्लीट, ये जस्ट एक आपके लिए डेमो क्लास थी कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, या किस तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा माइंड पूरा काम करना चाहिए कि हम ईजिली आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का होता क्या है कि वो SSC की अलग प्रिपरेशन करते हैं और जब
उनको क्वेश्चंस फंसने लगते हैं, और जब वो बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या इनके फ्यूचर कहीं बैंक के एग्जाम देते हैं, उन्हें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बैंक में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े डेप्थ लेवल के पूछे जाते हैं, और नॉलेज आपको अगर ऐसा नहीं है डेप्थ तक, तो मे बी 100% गारंटी है कि आप कहीं ना कहीं बैंक के एग्जाम में फंसेंगे। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेप्थ में पढ़ लीजिए। एक बार मेहनत करनी है, बार बार मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एसएससी का अलग से पढ़ते हैं, बैंक एग्जाम के लिए अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।